हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेश जोशी और मेरे YouTube चैनल डिजिकुल डिजिटल की टू सक्सेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी संधि की परिभाषा, संधि की आवश्यकता, अनिवार्यता, संधि के विभिन्न प्रकारों के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की थी। आज के इस संधि भाग 2 के तहत हम बात करेंगे स्वर संधि के विभिन्न रूपों के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि तो देखें, अपन दो स्वरों का मिलन स्वर संधि कहलाता है। अर्थात संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, और मिलने वाले दोनों जो वर्ण यदि स्वर हुए तो उसे अपन स्वर संधि का नाम देते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि मूलतः 7 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि के तहत दो ह्रस्व स्वर वर्ण मिलकर के एक दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, वहां दीर्घ संधि होती है। अगली संधि गुण संधि। इसमें जो मिलने वाले दोनों स्वर वर्ण हैं वो मिल करके या तो ए का निर्माण करते हैं या निर्माण करेंगे ओ का। तो गुण संधि के तहत ए और ओ के रूप में विकार दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो दो स्वर वर्ण मिलते हैं उनके मिलने के फलस्वरूप बनने वाले शब्द में अई और औ की ध्वनि हमको सुनाई देती है, या अई और औ की मात्रा हमें देखने को मिलती है। आगे संधि जो है वो है यण संधि। यण संधि के तहत हमें जो स्वर वर्ण के मिलने के पश्चात उनमें ई के स्थान पर य बनता है, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होता है। पूर्वरूप संधि के तहत क्या होता है? जहां दो स्वर वर्ण मिलने वाले होते हैं वहां जो ये बाद वाला वर्ण होता है, जैसे कि एक वर्ण है ये पहला और दूसरा वर्ण है ये, यानी कि संधि के तहत क्या होता है? दो शब्द मिलते हैं, दो शब्दों में क्या होता है? एक तो होता है पहला शब्द और उसके बाद जुड़ करके उसके बाद होता है दूसरा शब्द। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही होता है संधि स्थल। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, संधि स्थल ये होता है। तो यहीं पर संधि का प्रभाव आपको देखने मिलता है। तो पूर्वरूप संधि के क्या होता है कि जो बाद वाला वर्ण है वो उसके जस्ट पहले वाले वर्ण के समान बन जाता है, उसी को अपन पूर्वरूप संधि कहते हैं। अयादि संधि के तहत ए के स्थान पर अयादेश, ओ के स्थान पर अवादेश, ऐ के स्थान पर आयादेश और औ के स्थान पर आव आदेश देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि ये प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण यदि ए है तो उस ए के स्थान पर अपन को अयादेश दिखाई देने मिलता है। यानी कि यहाँ पर अगर ए है और यहाँ कोई स्वर वर्ण पीछे कोई भी स्वर वर्ण हुआ तो इस ए के स्थान पर इस ए को हटाकर उसके स्थान पर अपन अयादेश कर देते हैं। ये होती है अयादि संधि, जिसका नाम ही अय अव आय आव होता है, इसलिए इसको अयादि संधि कहा जाता है। दूसरा है पररूप संधि। अंतिम है पररूप संधि। पररूप में यही होता है कि जैसे कि ये जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, ये होता है संधि स्थल। यहाँ पे क्या पररूप में ये जो पहला वर्ण जो है वो मिल करके दूसरे वाले वर्ण के समान बन जाता है। इसी को पररूप माने बाद वाले के रूप के समान हो जाना पररूप संधि कहलाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, संधि जो है हम जानते हैं कि संधि स्थल कौन सा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि दो शब्द होते हैं जोड़ने के लिए, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, ये होता है संधि स्थल, और संधि का प्रभाव हमें उसी स्थान पर दिखाई देने मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि करने वाला जो सूत्र है वो है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र दीर्घ संधि करता है। संज्ञा प्रकरण के तहत ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो अकह सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ संज्ञा करता है। क्या होता है अपन देखते हैं। इसमें 3 चीजें ही समझने वाली होती हैं। एक तो ये अकह, सवर्णे और दीर्घ। सबसे पहले अपन बात करते हैं अकह की। अकह का मतलब होता है अक प्रत्याहार से, और प्रत्याहार का मतलब हम जानते हैं
वर्णों का समूह। जब बहुत सारे वर्णों की बात करनी होती है, उसको अपन एक शब्द में कहना हो तो अपन क्या करते हैं कि जो प्रारंभिक वर्ण होता है और उसका अंतिम वर्ण होता है, उसको मिलाकर के अपन एक शब्द बना देते हैं। उसके तहत उसके बीच में आने वाले सभी वर्णों की गिनती हो जाती है। उसी को अपन कहते हैं प्रत्याहार। जैसे कि माहेश्वर सूत्र है, इसमें देखो ये यहाँ दिखाया अई उण रिल रिक। माहेश्वर सूत्र में कुल 14 सूत्र हैं। उसके प्रारंभिक 2 सूत्रों को अपन ने काम में लेकर के एक प्रत्याहार बनाया, अक प्रत्याहार। कौन सा बनाया? अक प्रत्याहार। इसमें इस अ से शुरू करके अपन बात करेंगे ये रिल रिक के क तक, अई उण रिल रिक। तो इसके बीच में अ से लेकर के इसमें अ की गिनती हो जाएगी, ई की गिनती हो जाएगी, ऊ की गिनती हो जाएगी और री और एल री, इतने वर्णों की गिनती होती है और इसी को अपन अक प्रत्याहार करते हैं। और इसी अक प्रत्याहार को उठा करके रखा है यहाँ पे इस सूत्र में अकह। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अपन अ, ई, उ, री और री वर्णों की बात करते हैं। तो अक से तात्पर्य होता है अ, ई, उ, रिल, री। ठीक है, तो अक प्रत्याहार के आगे सवर्ण स्वर होने पर, दोस्तों सवर्ण, ये चीज अपन को ध्यान में, एक तो अक अपन समझ लिया, दूसरी बात समझने की है सवर्ण। सवर्ण क्या होता है? आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा होगा या सुना होगा कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी कि जिन 2 वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान होते हैं, वो वर्ण आपस में सवर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ अपन करीब करीब समझने के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे अ है तो अ के बाद उसके बाद भी अगर अ हुआ या आ हुआ तो अपन आपस में सवर्ण कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समान वर्ण ही है, एक ही वर्ण है तो उसको तो अपन सवर्ण कहना ही है। तो सवर्ण से तात्पर्य होता है कि जिन 2 वर्णों की आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान हो वो वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं। यहाँ मोटा मोटा अपन समझ लें कि अ के बाद यदि अ और आ, ई के बाद अगर ई और दीर्घ ई, उ के बाद ऋस्व और उ या दीर्घ उ, इस प्रकार हुआ तो अपन दीर्घ संधि कर सकते हैं। तो सवर्ण स्वर के रहने पर, यानी कि उसी के जैसा स्वर वर्ण रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ एकादेश होता है मतलब यदि ह्रस्व वर्ण हुए तो उसके स्थान पर अपन दीर्घ, उसका दीर्घ रूप कर सकते हैं। और एकादेश का मतलब होता है, इसको समझने के लिए अपन इस उदाहरण का साथ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संधि के तहत क्या होता है कि दो शब्द होते हैं जोड़ने के लिए, जैसे कि पहला शब्द और ये हो गया दूसरा शब्द। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, वर्ण से मतलब स्वर और व्यंजन वर्ण से बात कर रहे हैं, अगर न कि अक्षर की बात कर रहा हूं या वर्ण, तो इसमें स्वर भी आ गया। और दूसरा होता है दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही होता है संधि स्थल। यही संधि का प्रभाव दिखाई देता है, संधि यही होती है। तो यहां पर एकादेश से समझा रहा था मैं कि एकादेश की बात है, तो जैसे कि यहाँ इस र में जो अ है वो ये रहा और ये अ तो दिखाई साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ऋस्व है। क्या है? ऋस्व है। अब इन दोनों के स्थान पर दीर्घ कर दिया है और अ का दीर्घ रूप क्या होता है? आ होता है। और ये जो आदेश हुआ ये इन दोनों के स्थान पर होता है, यानी कि जब ये आएगा तो ये दोनों हट जाएंगे, तो इसी को कहते हैं एकादेश। दीर्घ भी हो गया और 2 के स्थान पर एक का आदेश हो गया, इसी को दीर्घ एकादेश कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप जैसे कि मूर्धन अरि है, तो मूर्धन अरि में इस र में स्थित अ और ये दोनों के स्थान पर क्या कर दिया? आ। तो अब यहाँ र क्या हो गया? आधा रह गया, तो इस र में इस आ को मिला देंगे अपन, तो क्या बन गया? मुरा। और ये अ तो वैसे ही हट चुका है, तो बचा क्या? री। तो फलस्वरूप शब्द क्या बनेगा? मुरारी। तो इस प्रकार दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि इस प्रकार होती है और इसी को अपन दीर्घ एकादेश कहते हैं। तो सवर्ण दीर्घ संधि के तहत अक प्रत्याहार यानी कि अ, ई, उ, रील, री के आगे यदि उसी के समान दूसरा स्वर वर्ण रहा तो उन दोनों के स्थान पर उन्हीं का दीर्घ रूप हो जाएगा। यानी कि अ और आ है तो उनके दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई धन ई है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई बन जाएगी। उ धन उ है तो उसके स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा। इसको अपन विस्तृत रूप से आगे भी पढ़ते हैं। दीर्घ संधि के फलस्वरूप अब क्या होगा देखें अपन। जैसे कि 2 शब्द होंगे वहां, पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, इन दोनों के मिला करके दोनों के स्थान पर अपन दीर्घ वर्ण लगाएंगे। तो इसके साथ अपन देखते हैं, देखिए यदि अ के बाद ऋस्व अ और या आ हुआ, अधन अ या अधन आ, तो उन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। यदि आ के बाद अ हुआ या आ के बाद आ आया, यानी कि आधन अ या आधन आ हुआ, तो भी क्या बन जाएगा?
आ आएगा। उसी प्रकार ई धन ई के साथ क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। ऊ धन ऊ के बाद क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। री धन री के बाद क्या होगा, ये देखो री में क्या है, ये ऋस्व री है और ये दीर्घ री है। ये ऋस्व और दीर्घ री का अंतर समझने जरूरी है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, बड़ा री बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा री। यानी कि री के बाद ऋस्व री रहा तो भी, और री के बाद दीर्घ री रहा तो भी, दोनों के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ री ही बनेगा। दूसरी यदि री धन री, इस प्रकार हुआ कि यदि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण री है और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण भी री है, तो उन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, री ही बनेगा। और ये री का दीर्घ रूप नहीं है, री का दीर्घ रूप होता ही नहीं है, तो फलस्वरूप री के फलस्वरूप री ही बनेगा। ये विशेष ध्यान रखना कि री का दीर्घ रूप नहीं होता है। अब अपन एक एक उदाहरण देख कर देखते हैं। जैसे कि मूर्धन अरि, इसके बारे में अपन चर्चा कर ही ली है। खैर अब इसकी चर्चा अपन कर ली है। अपन देखते हैं देवालय, देवधन आलय। यहाँ पर दो शब्द हैं, देव और आलय। इस देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण है ये अ। अंतिम स्वर वर्ण क्या है, अ। और इसका प्रारंभिक और पहला स्वर वर्ण क्या है, आ। यानी कि अपन को अ धन आ को जोड़ करके क्या बनाना है, दीर्घ आ बनाना है। और जब ये दीर्घ आ आएगा तो ये अ और आ दोनों ही हट जाएंगे। इसमें स्थित ये अ और इसमें स्थित ये आ, ये दोनों क्या होंगे, हट जाएंगे और उनके स्थान पर बनेगा क्या, सीधा आ आएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये देव धन देव व आधा रह जाएगा, तो ये आ मिल जाएगा इस व में, तो क्या बन जाएगा, देवा। और ये आ तो हट चुका है, बचा क्या, लयह, तो देवा लयह रूप बनेगा। उसी प्रकार विद्याधन अर्थी, इस ध्या में जो आ वर्ण है वो स्वर वर्ण है, इधर भी उसी के समान अवर्ण है। इन दोनों आ धन अ वाली स्थिति है, तो यानी कि ये वाली स्थिति है यहाँ, ये आ धन अ वाली। तो इन दोनों को हटा करके अपन क्या बनाएंगे, इसके स्थान पर आएगा क्या, केवल दीर्घ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्य आधा रह जाएगा और ये भी हट जाएगा, ये वाला अभी हट जाएगा। तो यहाँ ये इसमें मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, विद्या, और बचा क्या, थी, तो बन गया विद्यार्थी। उस प्रकार महा आत्मा, महाधन आत्मा बनेगा क्या, महात्मा बनेगा। क्या बनेगा, महात्मा। यानी कि ये वाली स्थिति बनेगी यहाँ पर आधन आ वाली, आधन आ, और फलस्वरूप क्या बनेगा, आ ही होगा। तो दोनों आ को अलग अलग बोलें, उससे बेहतर है अपन एक सांस में बोलते हैं महात्मा, महा आत्मा। तो इसमें बोलने का समय भी बचेगा और जो व्यवधान है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसमें अपन संधि के तहत अपन ने इस बात को देखा था। आगे देखते हैं अपन, ई धन ई की स्थिति के फलस्वरूप क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। यदि कि जैसे कि ऋस्व ई के बाद ऋस्व ई हो, ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, दीर्घ ई बनाएंगे। या ऋस्व ई के बाद दीर्घ ई हो तो भी इनके स्थान पर क्या आएगा, दीर्घ ई ही आएगा। उसी प्रकार दीर्घ ई के बाद ऋस्व ई हो तो भी क्या फलस्वरूप क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। या दीर्घ ई और दोनों दीर्घ ई हो, दोनों स्वर यदि दीर्घ हो तो उसके स्थान पर भी दीर्घ स्वर वर्ण ही बनेगा। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, कविधन इंद्र। अब देखिए ये कवि में अंतिम स्वर कौन सा है, अंतिम वर्ण कौन सा है, इस व में जो ई है वो अंतिम स्वर वर्ण है। और इसका दूसरे शब्द का पहला स्वर कौन सा है, ई। यानी कि इधर भी ई है और ये भी ई है, यानी कि दोनों सवर्ण हैं। तो अब इसके स्थान पर अपन दीर्घ कर सकते हैं। तो इसमें जो ई है और इधर जो ह्रस्व ई है, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हुआ। अब क्या होगा, क्योंकि आदेश इन दोनों के स्थान पर है, तो ये भी, इसमें जो ई है वो भी खत्म हो गया, हट जाएगा। और ये ई भी हो गया, क्योंकि इनके स्थान पर तो दीर्घ ई आ चुका है। अब क्योंकि यहाँ द्रह ये तो पूरा है और यहाँ ये व क्या रह गया, आधा रह गया, तो इस स्वर वर्ण को अपन किसमें मिलाएंगे, दीर्घ स्वर को इस व में मिला देंगे। तो क्या रहा, क्या बनेगा, वो कवि बनेगा। और द्र पीछे क्या बचेगा, शेष रहेगा, तो क्या बन गया, कविंद्र बनेगा। तो जब भी दो शब्द मिलते हैं तो संधि स्थल वही होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही संधि स्थल होता है। तो अपन संधि को अगर पहचानना चाहें तो अपन देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर यहाँ दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, तो अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ दीर्घ संधि के फलस्वरूप दीर्घ वर्ण बनता है, तो यहाँ दीर्घ संधि की संभावना बनती है। यदि इसकी जगह यहाँ गुण संधि हुई होती तो यहाँ पर क्या होता, ओ या ए दिखाई देता अपन को संधि स्थल पर। यह संधि स्थल होता है, यानी किसी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और
प्रारंभिक दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये संधि स्थल होता है। इन दोनों के स्थान पर कोई न कोई संधि या विकार यहाँ आपको दिखाई देने लगता है। तो अपन यहाँ पर अपन कर सकते हैं, संधि को पहचानना हो तो जैसे कि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ये दीर्घ ई यहाँ हमको दिखती है, यहाँ दीर्घ संधि की संभावना, क्योंकि दीर्घ वर्ण दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ यण संधि हुई होती तो यहाँ य व र ल दिखाई देता। जैसे अगर यहाँ वृद्धि संधि हुई होती तो यहाँ निश्चित तौर पर ऐ और औ दिखाई देता। तो अपन साफ साफ इस चीज को पहचान सकते हैं कौन सी संधि है। तो हमको संधि का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। यदि हम संधि का कॉन्सेप्ट समझ गए तो अपना जीवन भर संधि से संबंधित कोई प्रश्न अपना गलत नहीं जाएगा, और अपने यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर यहाँ पूर्व रूप संधि हुई होती तो यहाँ पर जहाँ दो शब्द हैं, दो जो शब्द हैं उनके जो स्वर हैं उनके समान अपन को यहाँ स्वर दिखाई देते। यदि यहाँ अयादि संधि हुई होती तो यहाँ पर क्या होता, अय अ आय और आव का पुट हमको दिखाई देता, क्योंकि यहाँ एक स्थान पर अय अव आय आव आदि पुट हमको दिखाई देता। अपन संधि को पहचान सकते हैं। तो फिलहाल अपन आगे उदाहरण देखते हैं। श्रीधन ईशः, तो यहाँ पर क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई है, और यहाँ पर भी दीर्घ ई है, यानी कि ये वाली स्थिति है, ये दीर्घ ई धन दीर्घ ई। तो फलस्वरूप बनना क्या है, दीर्घ ई बनेगा। तो अब क्या होगा, ये ई हट जाएगा और ये भी ई हट जाएगा, और इस स्थान पर कौन सा आएगा, दीर्घ ई आएगा। यहाँ पे भी है तो दोनों दीर्घ, पर इन दोनों के स्थान पर एक ही दीर्घ ई रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से श तो वैसे ही पूरा है, इसमें स्वर है ऑलरेडी, ये श्र आधा रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, आधा। तो ये जो स्वर वर्ण है उसमें मिल जाएगा, तो श्री और बचा क्या, शह, तो श्री शह रूप बनेगा। उस पर महतिहा, यहाँ पर भी दीर्घ ई है, यहाँ पर भी दीर्घ ही है। ये दोनों आपस में सवर्ण भी हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है तो सवर्ण तो होते ही हैं। तो कुल मिलाकर दीर्घ संधि में आपको अ के बाद अ या आ दिखेगा, ई के बाद ई या दीर्घ ई दिखेगा, उ के बाद उ या दीर्घ उ दिखेगा, है ना, री के बाद री या दीर्घ री दिखाई देगा। तो इस प्रकार ही दिखाई देगा, सीधा सिंपल सा है। तो इनके स्थान पर दीर्घ ई रहेगा, तो दीर्घ तो है ही, और एकादेश यानी कि इन दोनों के स्थान पर एक ये वर्ण रहेगा, ये दीर्घ ई का रूप रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ ये ई तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इनके स्थान पर दीर्घ ई आ ही रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि एकादेश हो रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर एक ही का ही आदेश होगा। अब ये जो हा तो वैसे इसमें स्वर है ये, और यहाँ तो ये रह जाएगा आधा, तो ये वर्ण इसमें मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, महती रह जाएगा, और ये तो है बचा के यहाँ पे हा, तो क्या रूप बन जाएगा, महती हा। उसी प्रकार ऊ धन ऊ वाली स्थिति है तो दीर्घ ऊ बनेगा, जहां दो स्वर आपस में अगर ऋस्व या दीर्घ ऊ हैं तो उनके स्थान पर एक ही ऊ दीर्घ ऊ का आदेश होगा। जैसे कि यहाँ पर है विष्णुदय, ये रहा विष्णुधन उदय, तो यहाँ पर क्या ऋस्व ऊ है और यहाँ पर भी ऋस्व ऊ है। इन दोनों के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, दीर्घ ऊ का आदेश यहाँ पर होगा। अब ये हट जाएगा तो यहाँ क्या, ये आधा रह जाएगा और ये ऊ भी हट जाएगा, तो यहाँ खाली दया बचेगा। तो इस अण में ये ऊ है वो जाके मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो विष्णु, और बचा क्या, दयः, तो विष्णु दयः। उस प्रकार लघुधन उत्तरम और लघुत्तरम। सुधन उक्ति, तो अब यहाँ पे भी सु ऋस्व हुआ ऊ है, इधर भी ऋस्व ऊ है। इन दोनों के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, दीर्घ ऊ का आदेश होगा, क्योंकि ये दोनों ऋस्व हैं और सवर्ण भी हैं, तो यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि होगी और दीर्घ का एक आदेश होगा। तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, स्तन पर बड़ा हुआ आया। अब ये क्या बचेगा, ये खत्म हो गया, ये तो हट गया, ये भी हट गया, तो यहाँ क्या बचा, ती, और यहाँ क्या बचा, आधा स, तो ये बड़ा हुआ इसमें जाकर के मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये सु, और ये क्या हो जाएगा, तिही, तो क्या बन जाएगा, सुक्तिही। तो इस प्रकार ये सुक्ति रूप संपन्न हो जाएगा, और यहाँ दीर्घ संधि है। अब यहाँ अपन देखेंगे इसमें कौन सी संधि है, तो अपन देखिए यहाँ कुछ अपन को कोई विकार नहीं दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ केवल दिख रहा है ये बड़ा ऊ, और ये दीर्घ है, तो यहाँ दीर्घ संधि की पूरी संभावना और दीर्घ संधि ही होती है। वधुधन, हाँ अपन यहाँ देखें यहाँ कौन सी संधि है, तो यहाँ देखो वह में अपन को कोई विकार नजर नहीं आ रहा है, स्पष्ट एक वर्ण है, एक अक्षर है, यहाँ हा है, यहाँ दीर्घ है, अंतिम वर्ण है। अब ये संधि स्थल कौन सा हुआ, ये संधि स्थल है, और यहाँ कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, दीर्घ रूप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ संभवतः दीर्घ संधि ही है, तो यहाँ तो है ही खैर, पर अपन इस प्रकार संधि का पता लगा सकते हैं। और संधि के जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो बनने वाले जो दोनों शब्द होंगे वो सार्थक होंगे, उनका कोई कोई अर्थ निकलेगा, तभी वहां संधि हो सकती है। तो सार्थक शब्दों में ही संधि संभव है। तो यहाँ पर भी वधुधन उहा क्या रूप बनेगा, वधुहा। आगे देखते हैं री और री। सबसे पहले अपन देखते हैं री और री का जो ऋस्व री और दीर्घ री का भेद क्या होता है। ये ऋस्व री है और ये है दीर्घ री।
ऋस्व री में अपन जब कोई वर्ण बनता है तो उसमें जब ऋस्व री की मात्रा अपन लगाते हैं तब उस वर्ण के नीचे एक इस प्रकार री की मात्रा होती है, और अगर वो दीर्घ री होता है तो उसमें इस प्रकार अपन दो मात्रा करेंगे। दीर्घ री के तहत अपन री की जो मात्रा वो डबल करेंगे। ये ध्यान रखें, जैसे कि अपने होत्रिकारम कर रखा है, पितृणम में कर रखा है। तो पितृधन ऋणम जो है उसमें पितृ में भी री ऋस्व है और ऋणम में भी री ऋस्व है। अब ये री और इन दोनों के स्थान पर कौन सी री आएगी? दीर्घ री आएगी। कौन सी री आएगी? दीर्घ री। ठीक है, ये दीर्घ री हो गया। अब ये री हट जाएगा तो ये त हो गया आधा, और ये री भी हट जाएगा, और इन दोनों के स्थान पर दीर्घ री आएगी, और दीर्घ री की मात्रा अपन ने भी देखिए इस प्रकार होगी। तो ये यहाँ क्या बचा? यहाँ अणाम शेष रहा। इधर क्या रहा? आधा त है, अणाम तो वैसे पूरा ही है, त आधा है, तो ये स्वर किस में जाके मिलेगा? इसमें। तो क्या आएगा? त्रि बड़ी हो जाएगी, तो पित्री, और ये तो री हट गया तो क्या बचेगा? अणाम। तो क्या बचेगा? पित्री अणाम। उसी प्रकार होत्रिधन ऋकार तो होत्रिकार। तो यहाँ अपन देखें तो ये ऋस्वरी है, ये भी ऋस्वरी है, तो इन दोनों के स्थान पर अपन को कौन सी री करनी है? दीर्घ री होगी। दोनों री हैं, दोनों सवर्ण हैं, तो यहाँ दीर्घ संधि होगी, सवर्ण दीर्घ संधि। तो अब ये री हट जाएगा और ये री भी इसके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगी। दोनों री हट जाएंगे और उनके स्थान पर एक री बनेगी दीर्घ। तो अब यहाँ क्या बचा? होत्रिकारः। तो क्या बना? ये होत्रिकारः रूप बनता है। ठीक है, उसके बाद मातृधन ऋणम, इधर भी ऋस्व री है, इधर भी ऋस्व री है। इन दोनों के स्थान पर कौन सी बनेगी? एक री आएगी, वो भी आएगी। कौन सी आएगी? दीर्घ री आएगी। तो ये दीर्घ री की मात्रा अपन ने लगा दी। अब चूंकि ये हट गया और ये भी हट गया तो यहाँ क्या? त आधा रह गया ये, तो इसमें अपन ये जो दीर्घ री की मात्रा है वो इसमें अपन मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? मातृ, और ये री तो हट जाएगा। क्या शेष रहा? मातृणम। उसी प्रकार त्रिधन ऋकारः, तो त्रिकारः रूप बनेगा। आगे देखते हैं री धन री। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि री का दीर्घ रूप नहीं होता, री का दीर्घ रूप होता नहीं है। तो जहां दो शब्द जो दो अपन री वर्णों को मिलाएंगे वहां दोनों के स्थान पर एक ही री बन जाएगी। जैसे अपन यहाँ उदाहरण देखें, जैसे ऋधन ऋकार है, कहा गया ऋधन ऋकार, ये रहा। ठीक है, ऋधन ऋकार। अब इन दोनों के स्थान पर अपन किसका आदेश करेंगे? री का ही आदेश अपन करेंगे, क्योंकि दोनों के स्थान पर एक आदेश ही होगा। तो ये री आ गया। अब इन दोनों के स्थान पर री करो या एक री को हटा दो, बात तो वही है। तो ऋकार रूप यहाँ बनेगा, क्योंकि री का दीर्घ होता ही नहीं है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद भी बना क्या? री। तो ये दोनों हट गए, अब ये री इसमें जोड़ दो तो वही होती ऋकार। उस प्रकार री धन री वर्ण है, ये री भी हट जाएगा, ये भी री। अब दोनों री को मिला करके अपन एक ही री बनाएंगे, और वो भी री दीर्घ तो होती नहीं है, तो क्या बचा? ये री। अब इन दोनों को स्थान पर कौन सा? अपन री आदेश कर दिया। ठीक है, तो ये री वर्ण में जाके मिल जाएगा, तो क्या बना? री वर्ण। तो री और री मिलने के बाद बनता क्या? री ही तो बनता है। जब ऐसी स्थिति हो तो एक री को हटा दो तो शेष बचा वो भी अपना संपूर्ण रूप ही होता है। तो इस प्रकार ये अपना स्वर संधि में सवर्ण दीर्घ का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आगे अपन गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और आपको आगे किस प्रकार की वीडियो, किस टॉपिक पे चाहिए, सर्वाधिक वीडियो चाहिए, उस पर भी आप कमेंट में जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार आगे भी अपन वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।